हम लोगों ने आज पैथोलॉजी शुरू करनी है। पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी ब्रांच है फार्माकोलॉजी जिसमें हमने जो है डोजेज ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। डोजेज ऑफ ड्रग्स क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ड्रग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ड्रग क्या है। ड्रग जो है कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको जब हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बायोलॉजिकल चेंज लेके आएगा या फिर कोई केमिकल चेंज लेके आएगा। हम लोगों ने ड्रग की ना एक बड़ी डिटेल डेफिनेशन पहले पढ़ी थी कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो जब आप बॉडी के अंदर एंटर करवाओगे वो आपकी एनाटमी, फिजियोलॉजी या कोई बायोकेमिकल रिएक्शन जो है जिसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ चुकी हुई है उसको नॉर्मलाइज करेगा, उसको नॉर्मल की तरफ लेके आएगा। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ड्रग की डेफिनेशन कि डिजीज स्टेट को हेल्दी स्टेट के अंदर लेके आएगा। डिजीज स्टेट के अंदर या तो आपकी जो है कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बदला होता है या आपकी कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन बदला होता है या आपका कोई बायोकेमिकल रिएक्शन जो है हार्मोन या तो कोई एंजाइम या कोई विटामिन डेफिशिएंसी उसकी वजह से कोई ना कोई रिएक्शन खराब हुआ होता है या स्लो हुआ होता है, इनहिबिट हुआ होता है या बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो जो ड्रग है वो इन रिएक्शंस को नॉर्मलाइज करते हैं। ड्रग क्या करते हैं? इन रिएक्शंस को नॉर्मलाइज करेंगे ताकि आपकी डिजीज स्टेट जो है वो हेल्दी स्टेट की तरफ वापस आ जाए। फिर आगे डेफिनेशन है प्रो ड्रग। व्हाट इज अ प्रो ड्रग? प्रो ड्रग कोई भी ऐसा ड्रग है जब आप उसको अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, जब आप उसको कंज्यूम करते हैं, जब आप उसको खाते हो या इंजेक्ट करवाते हो या टॉपिकली तौर पे लगाते हो, तो वो इट सेल्फ ड्रग नहीं होता। वो इट सेल्फ क्या होता है? ड्रग फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। प्रो ड्रग इज फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव। वो एक्टिव नहीं होता। जब वो बॉडी के अंदर चला जाता है, बॉडी के अंदर जाकर वो अपने आप को मेटाबोलाइज करवाता है और मेटाबोलाइज करवा कर वो अपने आप को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे जब आपने उसको खाया है, वो एक ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर है, वो अब ऐसे केमिकल फॉर्म में है जो कि एक्टिव ही नहीं है। वो क्या है? एक्टिव नहीं है। जब आप उसको ले जाओगे बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर कहाँ जाके मेटाबोलाइज होगा? वो लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होगा। लिवर उसको तोड़ के, या फिर कहीं भी लिवर के अंदर हो रहा है या किडनी के अंदर हो रहा है, किसी भी जगह पे वो मेटाबोलाइज हो रहा है। मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा था ना, मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, ड्रग ने टूटना है। ड्रग अपने आप को मेटाबोलाइज कराएगा, ड्रग अपने आप को बायो ट्रांसफॉर्म करेगा और अपने आप को एक्टिव फॉर्म के अंदर ले आएगा। जो उसका मेटाबोलाइट होगा ना वो एक्टिव होगा, इट सेल्फ ड्रग एक्टिव नहीं होगा। इधर इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आपकी एक सीएनएस की ड्रग है लीवोडोपा। लीवोडोपा जब हम लोग खाते हैं तो वो इनएक्टिव ड्रग है। लीवोडोपा बॉडी के अंदर जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपका जो है डोपामीन आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, आपका हैप्पी हार्मोन है। आपको फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है डोपामीन से। तो हम डोपामीन क्यों नहीं बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटर करवाते? अगर हम डायरेक्टली डोपामीन बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे तो हमें डोपामीन डायरेक्टली बॉडी के अंदर एंटर करवाने के ये है कि वो ठीक से असर नहीं कर पाएगी, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग लीवोडोपा एंटर करवाते हैं, बॉडी के अंदर जाके टूट के डोपामीन में कन्वर्ट होगी तो फिर उसका इफेक्ट आएगा। तो ये होता है प्रो ड्रग। ये एक एग्जांपल दिए, इस तरह की बहुत सी ड्रग्स हम लोग प्रो ड्रग की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो प्रो ड्रग का थेराप्यूटिक होने के लिए जरूरी है कि वो बॉडी के अंदर जाके बायो ट्रांसफॉर्म हो। अगर प्रो ड्रग बायो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी तो वो तो एक्टिव ही नहीं बनेगी। अगर वो एक्टिव नहीं बनेगी तो वो तो आपको बॉडी के अंदर कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट कॉज करेगी ही नहीं। नेक्स्ट इज प्लेसीबो। प्लेसीबो इज अ डमी ड्रग। डमी ड्रग मीन्स कि ये कोई ड्रग नहीं है। कुछ लोगों को ना एक साइकिक नीड होती है कि मैं दवाई खाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। वो मतलब उनको एज सच वो चीज है ही नहीं कि वो बीमार है। उनको बस ये होता है कि मैं दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये प्लेसिबोस जो होते हैं ये इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। इनएक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो कि फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ही नहीं है। अगर ये एक्टिव नहीं है तो बस ये लोगों की साइकिक नीड, इसमें कोई विटामिन होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं है, बस आप किसी पेशेंट को दोगे कि उसकी एक नीड है, साइकिक नीड है, दिमागी नीड है कि मैं ये खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। एक्चुअली वो बीमार है ही नहीं, उसको फील हो रहा है कि मैं बीमार हूं। तो ये हो गया प्लेसिबो। डोज, ड्रग की वो अमाउंट जो आप एट अ टाइम लेते हो वो उसका डोज होता है। जैसे आपने एक टेबलेट ली, वो 500 mg की है तो 500 mg जो है वो उसका डोज है। डोज के लिए ना एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है, वो होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ये हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ी थी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग कि कितनी स्ट्रेंथ है ड्रग की। तो वो भी यही आती है कि कितनी क्वांटिटी में आप ड्रग एक टाइम पे एडमिनिस्टर करवा रहे हो बॉडी के अंदर। 1 ग्राम ले रहे हो, 20 मिलीग्राम ले रहे हो, 25 मिलीग्राम ले रहे हो, 1 मिलीग्राम ले रहे हो, कितना ले रहे हो? जैसे पैरासीटामोल आप 500 mg की एक टेबलेट लेते हो,
डोजेज क्या होता है? डोजेज ये अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन टू एन इंडिविजुअल पर यूनिट बॉडी वेट और द डिटर्मिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द साइज, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ डोजेस। डोजेज होता है कि आपको ट्रीटमेंट के हवाले से कितना डोज मिला गया है। डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको इन्फेक्शन है, आपने एक एंटीबायोटिक लेनी है, 5 दिन तक लेनी है, दिन में 2 दफा लेनी है, और आपने 5 दिन तक लेनी है, दिन में 2 दफा लेनी है, और 500 mg की लेनी है। इसमें उसने आपको जो है साइज भी बता दिया, 500 mg लेनी है, उसने आपको फ्रीक्वेंसी भी बता दे दी है, दिन में 2 दफा लेनी है, उसने आपको नंबर ऑफ डोजेस भी बता दिए, दिन में 2 दफा लेनी है, उसने आपको कितनी दिन तक लेनी है वो भी इसने बता दिया, दिन कितने दिन तक लेनी है, 5 दिन तक लेनी है, तो ये टोटल 10 डोज हो गए। तो ये आपकी कंप्लीट डोजेज बन गई। अब डोजेज के टाइप्स भी होते हैं। एक होता है थेराप्यूटिक डोज। थेराप्यूटिक डोज वो डोज होता है जिसके ऊपर आपको ऑप्टिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट आता है। जैसे पैरासीटामोल है, 500 mg की टेबलेट है, आप आधी खाओगे आपको असर नहीं आएगा। एक एडल्ट की डोज जो है 500 mg है, आप आधी या पौनी गोली खाओगे ना, 100 mg लोगे, असर नहीं होगा, वो सब थेराप्यूटिक हो जाएगा। तो थेराप्यूटिक डोज वो डोज होता है जिसके ऊपर आपको थेराप्यूटिक इफेक्ट आता है। अब आगे दो टर्मिनोलॉजीज है, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज क्या होता है? किसी भी थेरेपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने जब इफेक्ट ब्लड कंसंट्रेशन के अंदर वो ड्रग इनिशिएट करना है, ब्लड कंसंट्रेशन के अंदर वो ड्रग एंटर करवाना है, तो हमें थोड़ा सा ना डोज ज्यादा देना पड़ता है। अब एक बंदा है, उसको कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई। क्रॉनिक डिजीज मींस, चलो एग्जांपल लेते हैं, उसको शुगर हो गई। अब शुगर या ब्लड प्रेशर इस तरह से ना, उसको एक जिसका लॉन्ग टर्म इसने इलाज करना है, पूरी जिंदगी, जब तक उसकी जिंदगी है ना, उसका इलाज चलता रहेगा, उसने गोली छोड़नी नहीं है। तो अब उसका इलाज करने के लिए शुरू में जो है, बीपी बहुत तेज हाई है, एक बंदे का ब्लड प्रेशर बहुत तेज हाई है, डॉक्टर शुरू में उसको ऐसी मेडिसिन देगा कि उसका बीपी जल्दी से नॉर्मलाइज किया जाए, कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा देगा। जैसे ही ब्लड कंसंट्रेशन नॉर्मलाइज हो गई, नॉर्मल आ गया, वैसे ही वो फिर आगे के लिए उसको मेंटेनेंस डोज देगा। मेंटेनेंस डोज थोड़ा होता है क्योंकि एक दफा बीपी नॉर्मल हो गया, अब वो उस लेवल पे तो दोबारा नहीं ना जाएगा, अब वो नॉर्मल ही रहेगा। हाँ, ये है कि अब उसके अंदर तो एक मसला हो चुका हुआ है, अब नॉर्मेलिटी है कि उसका बीपी बढ़ेगा। तो उस बढ़ने से बचाने के लिए वो पहला लोडिंग डोज तो नहीं हमेशा दिया जाएगा, वो बार बार लोडिंग डोज देगा, तो उसका बीपी नॉर्मल होने की जगह ना कम हो जाया करेगा, बीपी नॉर्मल होने की जगह लो हो जाएगा। अब उसको आगे के दिनों के लिए क्या दे देते हैं? मेंटेनेंस डोज। शुरू में कहते हैं कि आपने पहला हफ्ता जो है पूरी गोली खानी है, उसके बाद आपने आधी गोली खाते रहना है। तो ये होता है लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के। शुरू में ब्लड कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग देते हो, ताकि ब्लड के अंदर एक मेंटेनेंस आ जाए कंसंट्रेशन की, और उसके बाद आपने थेराप्यूटिक जो है वो थेरेपी को मेंटेन करने के लिए आप मेंटेनेंस डोज देते हो, मेंटेनेंस डोज जो होता है वो थोड़ा होता है। फिर ये जो है ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, पहले ही ड्रग जो है वो ऑलरेडी आपके ब्लड में है और वो मेंटेन्ड है, आपने बीच में गैप लिया ही नहीं हुआ, इस वजह से आपका मेंटेनेंस डोज कम होता है। मेंटेनेंस डोज ये अक्सर वाइवा का भी क्वेश्चन आ जाता है, मेंटेनेंस डोज लोडिंग डोज से कम क्यों होता है? लोडिंग डोज आप स्टार्ट ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट में देते हो, आपके ब्लड के अंदर ड्रग है ही नहीं, तो वो आपकी ब्लड कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, एक थेराप्यूटिक पीक पे लेके जाने के लिए आपको ज्यादा चाहिए। फिर जब थेराप्यूटिक पीक पे चला गया ड्रग, उसके बाद अब तो वो चला गया, अब आपने उसको मेंटेन करना है, उधर तक रखना है, तो इतना तो ड्रग आपको चाहिए ही नहीं है, अब आपको उधर मेंटेन करने के लिए थोड़ा डोज चाहिए। तो मेंटेनेंस डोज इज ऑलवेज लेस देन लोडिंग डोज। मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज वो डोज है जो कि आप सेफली जो है ले सकते हो। जैसे पैरासीटामोल का 24 आवर्स का मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज आपको पता है क्या है? 3000 to 4000 mg है। आप 6 से 8 गोलियां 24 घंटे के अंदर खा सकते हो और आपके लिए वो जहर नहीं बनेगा। इसी तरीके से आपको ना नॉर्मल जो मेडिसिन यूज होती है ना, एनसेड्स वगैरह, उनके आपको आने चाहिए मैक्सिमम टॉलरेटेड डोजेस, कि मैक्सिमम आपकी बॉडी कितना उसको टॉलरेट कर लेती है 24 आवर्स के अंदर। फिर आता है आपका टॉक्सिक डोज। टॉक्सिक डोज वो डोज होता है जिससे आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल एनसेड्स के आपके टॉक्सिक डोज मतलब पैरासीटामोल का 4000 से ऊपर होगा फिर।
फिर आता है फेटल डोज। फेटल डोज वो डोज होता है जिसके ऊपर इंस्टेंट डेथ, बंदा फोत हो जाए। डोज कैलकुलेशन की बात करें तो डोज कैलकुलेशन नॉर्मली जो हमें कमर्शियली मेडिसिन मिलती हैं वो आपको एडल्ट डोज की मिलती हैं, और बच्चों की और बूढ़ों की, बच्चों की और बूढ़ों की जो है वो आपको डोज कैलकुलेशन खुद करनी पड़ती है। अब जो हमें मार्केट में मिलती हैं वो हमें एडल्ट्स की मिलती हैं। एडल्ट्स की उन्होंने बताई है कि 18 से 60 साल के बंदे की, वो जो हमें मार्केट में मेडिसिन मिल रही होती है वो 18 60 साल के बंदे की है। बच्चों के लिए कम डोज चाहिए होगा, और बूढ़ों के लिए भी जो है ना वो 3 to 4th डोज चाहिए होता है डल का, मतलब कि उनके लिए भी कम चाहिए होता है, क्योंकि उनके भी ऑर्गन्स जो है वो खराब हो चुके होते हैं, इस तरीके से नहीं कर पाते, बायो ट्रांसफॉर्म या एलिमिनेट नहीं कर पाते। ये दो फार्मूला इन्होंने बच्चों के लिए बताए हुए हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में 4 फार्मूलाज पढ़े थे, यंग फार्मूला और क्लार्क फार्मूला। यंग फार्मूला देख लें, एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12। ये 2 से 17 साल के बच्चों के लिए जो है ये फार्मूला है। क्लार्क फार्मूला के अंदर इन्फेंट का वेट लेते हैं पाउंड्स में। अगर आपको कोई एमसीक्यू आया है जिसमें वेट केजी में दिया है, तो वेट केजी वेट को पाउंड्स में आपने कन्वर्ट जरूर करना है। केजी को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2.2 करना है। ठीक है। जैसे आपका केजी में वेट 50 है, तो कोई आपसे पूछे कि आपका पाउंड में कितना वेट है, तो आप 50 को 2.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पाउंड में वेट आ जाता है। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज डिवाइड बाय 150। तो ये दो फार्मूला से आप चाइल्ड डोज निकाल सकते हो। ये समझ आई है?